होगा भारत, यह सच हर विचार में। अरे पाखंड के आंसू मिट्टी का कर्ज नहीं चुकाएंगे, सर्वभवन्तु सुखिनम का पाठ नहीं भुलाएंगे, सर्वभवन्तु सुखिनम का पाठ नहीं भुलाएंगे। वीर शीर विवेकीय विक्रम आदित्य की आसलिका पर विराजित आज के निर्णायक मंडली को मेरा नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, भारत तो एक विभिन्नता वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, और हम इस बात को नकार नहीं सकते कि यदि जातीय जनगणना हुई तो समाज में भ्रम, विवाद, विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी, जो कि इस राष्ट्र के लिए खतरा होगा, इस राष्ट्र की एकता के लिए खतरा होगा, इस राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा होगा। इससे राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, लोगों के बीच छुआछूत की खाई पनप जाएगी, जाति व धर्म के नाम पर लोगों में लड़ाई होगी। जातीय जनगणना सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का माध्यम मात्र बन के रह जाएगा, जो कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मात्र होगा, जिससे कभी भी राष्ट्रहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रहित जातियों के आधार पर बंटने से नहीं, राष्ट्रहित लोगों को जोड़ने से होता है। मेरे प्रतिपक्षी साथी बोल रही हैं कि हम हर जाति की संख्या जानकर समानता की राह पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन मान्यवर, क्या इससे अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा व अंतहीन सामाजिक संघर्ष नहीं बढ़ेगा? क्या हम वाकई में से समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां हर कदम पर जाति का हिसाब रखा जाए? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1881 में पहली बार अंग्रेजों ने जातीय जनगणना करवाई थी। तो बताइए, जो नियम अंग्रेजों ने इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए बनाए थे, वह नियम राष्ट्र हित में कैसे हो सकते हैं? और उन्हीं नियमों को लागू करने की बात मेरे प्रतिपक्षी साथी किस आधार पर कर रहे हैं? शायद वह भूल गए कि 1947 में धर्म के नाम पर इस देश के दो टुकड़े हो गए थे। ठीक वही स्थिति जातीय जनगणना के बाद होगी। महोदय, हमारा भारत उन बलिदानों से बना है जिसने समाज को एकजुट करने का सपना देखा था। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जैसे अन्य महान नेताओं ने इस समाज में जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष किया था, और आज हम लोग जाति के आधार पर लोगों को गिनने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना वह कड़वी याद है जो हमें उस अंधकारमयी दौर में ले जाती है जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से होती थी, ना कि उसके गुणों से। तो मैं मेरे प्रतिपक्षी साथियों से पूछना चाहूंगी कि क्या आज 21वीं सदी में लोगों को जाति के आधार पर गिनना सही होगा? क्या हमारी पहचान हमारी जाति है, हमारे कर्म और हमारी क्षमता नहीं? और जातिवाद न जाने किस ग्रंथ में इनको दिखा है। चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जाओ पढ़ो गीता, ऐसा वहीं लिखा है। अब खुद को नीची जाति का कहकर खुद के धर्म को जातिवाद से विकृत बताते हो। अरे खुद के पवित्र ग्रंथ गीता को खुद ही झुठलाते हो। महोदय, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज में जहाँ जहाँ भी जातीय जनगणना जैसे विभाजनकारी प्रयास किए गए, वहाँ समाज बिखर गया है। मुझे याद है वो 1931 की जातीय जनगणना, जिसके बाद समाज में जातिगत राजनीति का जहर फैल गया, और आज हम फिर से वही गलती करने जा रहे हैं जिसने हमें सदियों तक गुलामी और सामाजिक उत्पीड़न की जंजीरों में बांध रखा था। जब हम एक राष्ट्र, एक विचार, एक पहचान है, तो फिर क्यों जाति के आधार पर हम इस राष्ट्र को खंड खंड कर रहे हैं? यदि हम जाति की गिनती करेंगे तो विभाजन की गिनती भी अवश्य होगी। एक तरफ तो हम अंतरिक्ष में सफलताओं की कहानियां लिख रहे हैं, तकनीक क्रांतियों का हिस्सा बन रहे हैं, राष्ट्र को विश्व गुरु बना रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में विकास कर रहे हैं, परंतु खुद को जातिगत आधार पर बांटकर हम विकास की दिशा में पीछे जा रहे हैं। महोदय, इस राष्ट्र को जातियों की गणना नहीं बल्कि समानता का गणतंत्र चाहिए। और यदि हमने जातीय जनगणना करवा भी ली तो इस बात का क्या प्रमाण है कि इससे वैमनस्य की खाई पैदा नहीं होगी, लोगों के बीच दूरियां नहीं बढ़ेगी, या अखंड भारत फिर से खंड खंड नहीं होगा और भारतीय संविधान का गला नहीं घुटेगा? और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम चंद पंक्तियों के साथ देना चाहूंगी कि इंसान नाता निभा, इंसान छोड़ दे जात पात का घमंड, जातीय जनगणना पर न करो इस देश को खंड खंड। अरे जातिवाद के कीचड़ में न दखे ना मेरे भारत को, वसुदेव कुटुंबकम सिखाता राष्ट्र श्रेष्ठो, राष्ट्र श्रेष्ठो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विषय के पक्ष में बोलने के लिए मैं
समझाना है। जाति जनगणना से होगा ये साफ कि जाति जनगणना से होगा ये साफ, कौन है कमजोर और किसे सहारा दिलाना है। सम्मानित जज महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर अपना पक्ष रखने आई हूं जो न केवल समाज में असमानताओं को उजागर करता है बल्कि उनके समाधान का मार्ग भी दिखाता है। मान्यवर, जाति जनगणना राष्ट्र हित में है। यह महज एक नारा नहीं, यह सामाजिक न्याय एवं प्रगति का आधार है। मान्यवर, नजर को बदला जाए तो नजारे भी बदल जाते हैं, कि नजर को बदला जाए तो नजारे भी बदल जाते हैं, और सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती कि महाशय, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा बदल लेने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं, किनारे अपने आप बदल जाते हैं। मान्यवर, हमारे देश में जाति के आधार पर होता है भेदभाव। औरतों संग फर्नीचर जैसा व्यवहार, दलितों को सार्वजनिक नल से पानी पीने पर पीट पीट कर मार दिया जाता है, और तो और जेलों में कैदियों को जाति के आधार पर बांटे जाते हैं काम। मान्यवर, जाति जनगणना हमारे राष्ट्र का एक्सरे है, एक्सरे, जिससे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मान्यवर, हमारे देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, इन सभी सवालों का जवाब केवल जाति जनगणना से ही मिल सकेगा। इससे यह साफ हो सकेगा कि हमारे समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जो आज भी विकसित एवं बदलते हुए भारत में पिछड़ेपन का शिकार है एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं से वंचित है। मान्यवर, इस जनगणना से समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा जा सकेगा और उसे विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। मान्यवर, जाति जनगणना से किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा एवं इस जनगणना में जो वर्ग सबसे पिछड़ा हुआ पाया जाएगा उसे आरक्षण देकर सशक्त किया जा सकेगा। यानी कि महाशय, आप कुल मिलाकर ये समझिए कि जाति जनगणना से समाज में सभी वर्गों को उचित स्थान दिलाया जाएगा। मान्यवर, एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल्यांकन केवल इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने कमजोर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। जी हां मान्यवर, जाति जनगणना हमें उसी कमजोर वर्ग की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का अवसर प्रदान करता है जो आज भी विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं। मान्यवर, 1931 में आखिरी बार गिनी थी सरकार ने जातियां। आजादी आई, बदले हालात, छूट गया जाति जनगणना का साथ। 2011 में SECC बनी, जाति पर चर्चा फिर से जगी, लेकिन आंकड़े हुए गुमनाम, सवाल उठा क्यों हुई ये शाम। अब बिहार ने तोड़ी है नींद के महाशय, अब बिहार ने तोड़ी है नींद, 2023 की जाति जनगणना में दी जीत। देश भर में बढ़ी है पुकार कि देश भर में बढ़ी है पुकार, फिर से हो जाति जनगणना एक बार। मान्यवर, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के केवल 30% ही बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं एवं 80% किसान भूमि विहीन हैं। मान्यवर, इन आंकड़ों के पीछे कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, कि इन आंकड़ों के पीछे कितनी सच्चाई है हमें क्या पता। हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं, अंधे खुद बन चुके हैं। मान्यवर, मेरा विपक्ष जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात करता है, कि मेरा विपक्ष जातिगत भेदभाव खत्म करने की बात करता है, लेकिन असल में किया क्या। सालों से वंचित वर्ग न्याय मांग रहे हैं, सालों से वंचित वर्ग न्याय मांग रहे हैं। हर बार सिर्फ वादे हुए, लेकिन नतीजा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मान्यवर, जाति जनगणना की बात जब जब उठी तब तब इसे रोके जाने के बहाने ढूंढे गए, कभी राजनीति का खेल तो कभी समय छूटने का डर। लेकिन असल सवाल यह है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी कब, जिन्हें सदियों से गिना ही नहीं गया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ये कहने के लिए कि बस अब और नहीं, तारीख पर तारीख का दौर खत्म होना चाहिए। जाति जनगणना अब होगी ताकि हर वंचित को उसका अधिकार एवं पहचान मिल सके। अंत में एक पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि सबका साथ, सबका विकास, यही तो है विचार। जाति जनगणना से साकार होंगे ये अधिकार, हर वर्ग को समानता का हक दिलाएंगे, नए भारत की नींव मजबूत बनाएंगे, नए भारत की नींव मजबूत बनाएंगे। जय हिंद। गणों को मेरा प्रणाम और सभी साथी गणों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मेरे विपक्षी ने बताया कि जाति जनगणना के महत्व को बताया,
अपितु उन्होंने जाति जनगणना से होने वाले नुकसान को नहीं बताया। मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि जाति जनगणना की आवश्यकता ही क्यों है, और यदि आवश्यकता है तो मैं बोलना चाहूँगी कि कटोगे तो बटोगे, कटोगे तो बटोगे। क्यों ना हम जाति नाम को ही हटा दे, क्यों ना हम जाति नाम को ही हटा दे। हमें बोलना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, हमारा नाम, हमारा सरनेम भारतीय है, कि मैं गायत्री भारतीय हूँ। जहाँ हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, इससे रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण की और अधिक मांग बढ़ेगी, जिससे एक जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए नुकसान होगा। क्यों ना हम सभी भारतीय हैं, हम सभी समान हैं, सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाए। अगर हम सभी एक बन के रहेंगे, इससे देश की ताकत बढ़ेगी और विश्व की नज़र में हम एकजुट बनकर रहेंगे और दूसरे देश की आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकेंगे। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी कि नाम के आगे से जाति को हटाना है, नाम के आगे से जाति को हटाना है। रूढ़िवादी भेड़ियों की ताकत को तोड़ भगाना है, रूढ़िवादी भेड़ियों की ताकत को तोड़कर भगाना है। जहाँ इंसान को उसके कर्म से जाना जाए, जहाँ इंसान को उसके कर्म से जाना जाए। मुझे भविष्य के ऐसे भारत को बनाना है जहाँ मेरे विपक्षी ने जाति जनगणना के बारे में बताया, ना इससे आरक्षण के मांग बढ़ेगी, अपितु इससे देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, इससे आर्थिक नुकसान होगा। क्यों ना हम अगर जाति जनगणना करवाए, जो इसमें जो फंड लगेगा उसे हम गरीबी उन्मूलन के लिए लगाया जाए। जाति जनगणना से जातिवाद को जन्म मिलेगा, जिससे समाज में आपसी फूट पैदा होगी, और जातीय जनगणना से आरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। जातीय जनगणना से क्षेत्रवाद भी पनपेगा, और जातीय जनगणना को एक राजनीतिक सरकार को एक मुद्दा मिल जाएगा, जिससे जाति को राजनीतिक आधार पर एक बल दिया जाएगा। जहां हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है कि हम सभी समान हैं, किसी को लिंग, जन्म और जाति के आधार पर नहीं बांटा जाएगा, तो फिर हमें क्यों जाति जनगणना की आवश्यकता पड़ गई। जहां हमारे संविधान में एक और जाति जनगणना के विपक्ष में बताया गया है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। अगर हम जाति जनगणना करवाएंगे तो किस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाएगा, तो किस प्रकार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन पाएगा। यह तो हमारे संविधान का उल्लंघन है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर करवानी भी है तो जो फंड होता है वो गरीबों के लिए दिया जाए, सभी को समान अवसर दिए जाए। हमारे विद्यालय में जो हमें गुरुजन पढ़ाते हैं वो तो हमें कभी जाति के आधार पर नहीं पढ़ाते कि ये जनरल कैटेगरी का है, इसको अधिक पढ़ाया जाए, और ये ST SC का है, इसको कम पढ़ाया जाए। जब हमें सभी को सम्मान पढ़ाया जाता है तो आगे बढ़ने के लिए अवसर भी सभी को सम्मान मिलना चाहिए। मेरा तो यही बोलना है आरक्षण के आधार पे कि आरक्षण को ही हटा दिया जाना चाहिए। जय हिंद। विषय के पक्ष में बोलने के लिए मैं अगले प्रतिभागी कोड नंबर 2, कूट संख्या 2 को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा सत नमन। नव भारत का सूर्योदय है, नव संकल्प, नव नवाचार चाहिए। युवा भारत का भविष्य यही है, जातीय जनगणना का प्रावधान चाहिए। शुरू ईश्वर के नाम से जो दिलों का हाल खूब जानता है। परम सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष, निष्पक्ष निर्णायक मंडल, मैं सभा की समिति में हाथ लहराते हुए मैं अपनी तकदीर का आगाज इंसान की पैदाइश से करना चाहूँगी। महोदय, हमारी पहचान जब जाति के नाम पर है, स्कूल फॉर्म में जाति लिख सकते हैं, एग्जाम फॉर्म में जाति भर सकते हैं, सरनेम के आगे जाति लगा सकते हैं, तो फिर जातीय जनगणना राष्ट्र के हित में क्यों नहीं हो सकती। महोदय, बात जनगणना की करते हैं, जनगणना किसी की भी हो, चाहे राष्ट्र की हो, व्यक्तियों की हो, कौम की हो या फिर जातियों की हो। महोदय, मेरा आज का गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम है जो जातियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। मेरी आज की बात उस आय के नाम पर है जिनको उनका हक नहीं मिला। मेरी आज की आवाज़
उन भेदभाव सहने वालों के लिए है मेरी आज की आवाज़। उन जातियों के नाम पर है जिनको उनका हक नहीं मिला। मेरी आवाज़ आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है, मेरी आवाज़ समानता के लिए है। मान्यवर, मैं मेरे प्रतिपक्षी मित्रों को केवल यह कहना चाहूँगी कि ताकत आवाज़ में नहीं विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। महोदय, भारत एक विभिन्नता वाला देश है जहाँ पे विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ये हम सबको पता है। तो आखिरी समस्या क्या है जातीय जनगणना करवाने में? मान्यवर, जातीय जनगणना से तो पिछड़ों को न्याय मिलेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा, प्रत्येक व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा तथा आरक्षण की प्रक्रिया में समाधान होगा एवं सभी जातियों के हमारे सामने आंकड़े आएंगे, जिससे सरकार की उन जन कल्याणकारी योजना का लाभ उन जातियों तक पहुंचाया जाएगा जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। महोदय, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और एकजुटता बनेगी। मान्यवर, दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने भी जातीय जनगणना को सही मायने में बताया है। वही सेंसस कमिश्नर डॉक्टर रहे विजय नूत्रे ने भी साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना का तंत्र पूरी तरह सक्षम तंत्र है। मान्यवर, मेरे विचारों में तो जातीय जनगणना आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। यदि यह परिवर्तित हो जाए तो हम सब गर्व से कह सकेंगे कि ददक ददक धड़केगा, अब की बार अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। मान्यवर, मेरे प्रतिपक्षी मित्रों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, छुआछूत जैसी बातों ने सदन का दिल तो जीत लिया है, लेकिन इनके दिल में क्या है ये तो यही जाने। इनके तर्क सुन के मुझे यही लगता है कि ये वे लोग हैं जो कहते कुछ है, करते कुछ और सुनते कुछ। मान्यवर, जातीय जनगणना से तो मान्यवर, मेरे प्रतिपक्षी मित्र अपने से ये न जोड़े कि जातीय जनगणना से देश में जातिवाद फैलेगा या राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा मंडराएगा या संविधान का गला घुटेगा। जबकि संविधान के अनुच्छेद 340 में यह प्रावधान दिया गए वही मान्यवर कानून भी कहता है कि जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ, लेकिन मेरे प्रतिपक्षी मित्रों को यह षड्यंत्र लगता है। नहीं, यह षड्यंत्र नहीं, यह लोकतंत्र है। मान्यवर, बिहार में जातीय जनगणना हो सकती है, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में जातीय जनगणना वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, तो जातीय जनगणना राष्ट्र के हित में क्यों नहीं सकती? मान्यवर, मेरी नज़रों में तो जातीय जनगणना को राष्ट्र के अहित में वही बता सकते हैं जो शराब के नशे में डूबे हुए बलवंत नशेड़ी, चाय की चाशनी में डूबे हुए दलाल, 2G और 3G का प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तन व काली कमाई को पोर्ट्स ब्यूटी वाइट से सफेद करने वाले कर्मचारी। अध्यक्ष महोदय, यदि आप और हम सब मिलकर जातीय जनगणना की बात को विचार को योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो उसी दिन हम सब के सामने उभर रहा होगा अखंड, अद्वितीय, अद्भुत, श्रेष्ठ, मजबूत, संपन्न, सतत विकसित भारत का भविष्य। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि राष्ट्र की एकता, एकजुटता के साथ और विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के सतत भविष्य से अग्रसर। टाइम आउट। विषय वाद विवाद की इस आंधी में आबाद रहे कुनबा इनका, महल रहे जगमग, जाति बिखरे तिनका तिनका, कहीं श्रमिक लड़े कहीं दलित लड़े, कहीं श्रमिक लड़े कहीं दलित लड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, निष्पक्ष निर्णायक मंडल, सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए सदन की राय में आज का विषय जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है विषय के पुरजोर विपक्ष में अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज का विषय भारत की क्षमता से जुड़ा हुआ है। इस विषय का लेना देना
भारत की एकता, अखंडता और मेरे सम्मुख बैठे युवा भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एकता जो हमारे समाज का मार्ग है, विभिन्नता जो हमारी सांस्कृतिक इकाई है और लोकतंत्र जो भारत माता के होठों की मणि का स्थान है। परंतु जब जातीय जनगणना का शब्द इसमें जुड़ता है तो हमारे समाज में विभाजन और भेदभाव का खतरा पनपता है। मेरे वक्त श्रोताओं, इस देश की सत्ता की सीढ़ी पर बैठे हुक्मरान चाहे कुछ भी कहे कि जातीय जनगणना से सबको समान अधिकार मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है महोदय कि ये केवल राजनीतिक रोटी है, ये केवल और केवल राजनीतिक कुर्सी का स्वार्थ है। एक समय था जब अंग्रेजों ने हमें रियासतों में बांटा और आज ये राजनेता हमें सियासतों प्रतिशतों में बांट रहे हैं, ताकि हम सब ये बोलते रहें कि तू 3% वाली जाति का, मैं 10% वाली जाति का। इनकी राजनीतिक रोटियां पकती रहे, राजा का बेटा राजा बनता रहे और जो योग्य है वो लड़ता और मरता रहे। अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना से तो प्रजातांत्रिक मर्यादा की हत्या होगी, संवैधानिक संहिता नष्ट होगी, व्यक्तिगत आरोप और चरित्र हरण चरम सीमा पर होगा और संस्कृति का अनर्थ ही नहीं बल्कि अपहरण होगा। महोदय, अपहरण। संस्कृति ही वह साधन है जिससे मानव सभ्यता का विकास होता है और मानव सभ्यता से ही इस राष्ट्र का निर्माण होता है। परंतु जातीय जनगणना से संस्कृति के अर्थ को अनर्थ कर नफरतों की राजनीति का ऐसा गंदा खेल खेला जाएगा जिसमें मानव सभ्यता का विकास नहीं, केवल और केवल विनाश होगा। महोदय, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मेरे विपक्षी वक्ता जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा भारत देश ये वही भारत देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया और इसी देश में आप जातीय जनगणना करवाकर राष्ट्र को जातियों में बांटकर राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। महोदय, हमारे देश ने तो अपने जीवन काल में अनेक चुनौतियों का सामना किया है। शकों, हूणों, कुषाणों, मुगलों, अंग्रेजों, इन सब ने न केवल अपने दूषित इरादों से हमारी मातृभूमि पर कदम रखा बल्कि फूट डालो राज करो की नीति के तहत शासन भी किया था। महोदय, मैं याद दिला दूं अपने विपक्षी वक्ताओं को वो पुनः समझौता, वो सांप्रदायिक समझौता, वो 1931 का पंचाट जिसमें जाति के नाम पर राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा करते हुए अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। महोदय, जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है, जिस देश के संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 धर्म, लिंग, जाति, नस्ल आदि के भेदभाव को निषेध कर सभी को समानता का अवसर देता है, उस देश में जातीय जनगणना की बात करना उस देश के संविधान की वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह है। महोदय, मैं ये नहीं कहती कि जातीय जनगणना बुरी है, मैं जातीय जनगणना के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन महोदय बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके कल्याण की आवश्यकता है। पहली जाति, कलकत्ता में जीते जी मारी गई मेरी उस बहन की जाति। दूसरी जाति, उस बेरोजगार युवा की जाति जो रोजगार की मार में दर दर भटक रहा है। तीसरी जाति, उस नाबालिग की जाति जिसको पैसों के लालच में दलालों के हाथों बेचा जा रहा है। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, ऐसी अनेक कई जातियां हैं हमारे देश में जिसके आज कल्याण की आवश्यकता है, जिसकी गणना कर सुधार की आवश्यकता है, न कि जातीय जनगणना की। और अंत में चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि दूर हटा दो उन सबको जो प्यार की जंजीर काट रहे, दूर हटा दो उन सबको जो वतन का लहू चाट रहे। अरे वो सब हैं इस देश के दुश्मन जो जनता को बांट रहे, आजादी की नई लतों से। टाइम आउट। ऐ मेरे खुदा, क्या करूं मैं अपने इन ख्यालों का, क्या करूं मैं अपने इन ख्यालों का, क्या करूं मैं अंधों के शहर में उजालों का। हाँ मैं जानती हूँ कि सोचना भी एक जुर्म है, लेकिन क्या करूं दिल में उठे उन सवालों का। सम्मानित मंच, आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है। महोदय, मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर ये सिद्ध करने का प्रयास करूंगी कि जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है।
महोदय, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जाएगी महोदय, अवश्य जाएगी, क्योंकि भारतीय परंपराओं में जातियों की अहम भूमिका रही है। हर एक जाति का अपना अस्तित्व रहा है, अपना इतिहास रहा है, अपनी आन बान शान रही है। महोदय, मैं कैसे भूल जाऊं, ये बात मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं भी इसी जाति वंश वृक्ष की छाया में पली बड़ी हूँ। इन्हीं जातियों से मेरा अस्तित्व है, इन्हीं जातियों से मेरा वजूद है। मेरे विपक्षी वक्ता जातियों को दलदल की संज्ञा दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या वे इसी जाति दलदल से निकलकर कमल का फूल नहीं बने, या फिर जातियों को मिलने वाले आरक्षण या जातियों को मिलने वाले किसी भी लाभ का कभी उन्होंने फायदा ही नहीं उठाया। मेरे विपक्षी वक्ताओं के वक्तव्य को सुनकर मानो ऐसा लगता है कि उन्होंने सरकार के किसी योजना का फायदा ही नहीं उठाया। महोदय, यदि हमारे पास आंकड़े ही नहीं होंगे तो फिर क्या जरूरत है हमें उन आवेदन पत्रों में ST, SC, जनरल, OBC, माइनॉरिटी जैसे कॉलम्स को भरने की क्या जरूरत है महोदय? ये तो वही बात हुई, गुड़ खाए गुलगुले से बैर, गुड़ खाए गुलगुले से बैर। महोदय, हमारी सरकार के पास यदि आंकड़े होंगे तो वह नीतियां बना पाएगी और हमें उनका लाभ मिल पाएगा। ये बात मेरे विपक्षी वक्ताओं के जहन में तो आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो भेड़ चाल चलने में ही बिजी रह जाते हैं। मेरे विपक्षी वक्ता तर्क तो देते हैं कि भिन्न भिन्न जातियों और समाज में बटे देश राष्ट्र एकता के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी, इतिहास गवाही है इस बात का जब जब देश पर बाह्य आक्रमण हुआ है तब इन जातियों ने मिलकर ही उनका सामना किया है, ना कि राष्ट्र एकता के लिए खतरा बनी है। बात करें हमारे देश के राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश की, तो वहां भी जातीय जनगणना हुई है और वहां पर जाति के आधार पर कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ। बात करें हमारे देश के संवैधानिक अधिदेश की, तो हमारा संविधान भी जातीय जनगणना का पक्षधर है। महोदय, हमारे संविधान का अनुच्छेद 340 संविधान सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की जांच करना तथा उनके द्वारा सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की सिफारिश के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। महोदय, जब हमारा संवैधानिक स्वरूप ही इस बात का पक्षधर है तो हमें इस बात को अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होगी महोदय, अवश्य करनी होगी। महोदय, राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी की माने तो जातियों और संप्रदायों का राजनीति में भाग लेने से राजनीतिक एकता कमजोर नहीं होगी, अपितु राजनीति का एकीकरण होगा। महोदय, भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है, विभिन्न जातियों धर्मों मजहबों के फूल खिलते हैं, यही इसकी विशेषता, यही इसकी पहचान है। मिस्टर एंड मिसेस रुडॉल्फ के अनुसार तो जातियां लोकतंत्र का ही अवतार है। मेरे विपक्षी वक्ता कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, या तो वे समझना नहीं चाहते या वे ना समझ हैं। महोदय, हमने बहुत लंबा इंतजार किया है। हमारे देश के हर एक योद्धा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुर्जर, किसी भी समाज से क्यों ना हो, उन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए तन मन धन न्यौछावर कर दिया। वो इसलिए कि 21वीं सदी का भारत भेदभाव से परे एक महान राष्ट्र बने। मैं चंद पंक्तियां अपने विपक्षी वक्ताओं के लिए कहना चाहूंगी। गया दौर शर्माया दारी गया, गया दौर शर्माया दारी गया, देखो देखो तमाशा दिखाकर मदारी गया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ कहना चाहूंगी। आओ सब हम मिलकर जातीय जनगणना पर मोहर लगाएं, देशवासियों को सुख चैन लौटाएं, देशवासियों को सुख चैन लौटाएं। मुझे बड़े सुकून से नींद आती है, ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरा हिंदुस्तान अच्छा है, मेरा हिंदुस्तान अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। To my honorable chairpersons, respected teachers, committee members and my dear friends. The topic of today's debate is caste census is national interest, and I'm going to share my thoughts and views against the caste census. कौन सुनेगा मेरी चाक दामनी के अफसाने, कौन सुनेगा मेरी चाक दामनी के अफसाने। या तो सब लोग अपने अपने पहरन की बात करते हैं, या तो सब लोग अपने अपने पहरन की बात करते हैं। The common citizens genuinely interested in the welfare of the masses should not fall in the trap led by the politically motivated initiatives. It should be noted that India has deep social divides for nearly 3,000 years. Caste census may increase the demand for larger or separate quotas. Post 1951, the decision to stop
caste data was made to move away from a decisive approach and promote national unity. Gandhiji believed that Sarvodaya, development of all, would be accomplished through Antyodaya, welfare of the weak. Therefore, the government must use to subsidize and deliver society's resources, quality food, education, health care and housing to those who need it. Radically rebooting India's infrastructure of opportunity, employment, employability and education offers a powerful policy alternative to reservation without dividing society. Reservation is a vulnerable tool for social justice, but after years of Purna Swaraj, it's time to replace with something more universal. हमें तो आरक्षण ने लूटा, परसेंटेज कहाँ कम थी, नौकरी भी वहाँ मिली जहाँ सैलरी कम थी. Reservation is an attack on merit. If all my family members are able to earn more than 1 lakh, do I really need reservation? I'm question to you audience, do I really need reservation? The answer is no. Prime Minister Narendra Modi's slogan, एक रहेंगे तो safe रहेंगे, if we remain one, we will be safe, is intended to oppose the idea of a caste system. Dear opponents, I don't see even a single ray of equality. How do you expect a fair education to all when one child knows that burning the night oil is not even enough and other one knows that only few efforts will make it? I'm a student myself and I have seen the ominous fear in the eyes of the general students or your so-called high-class society people. नज़र को बदला जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदला जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे बदल जाते हैं. केवल कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती महोदय, कि केवल कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं. एक ऐसी ही दिशा की कमी आज हमारे देश में देखी जा सकती है. चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं. मान लो भगवान ना करे बट आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं स्वस्थ इंसान को मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल. सुनकर अजीब लगा, मुझे भी लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच में एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है. व्हाई इज इट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटेबल एक्सेस, इज दिस योर इक्विटेबल एक्सेस? नो. मेरे पास पढ़ने का हुनर था, महोदय गौर फरमाइएगा, मेरे पास पढ़ने का हुनर था, उनके पास जाति प्रमाण पत्र. It is a common misconception that the caste system is banned in India. Formally, what is not permitted as per the Indian Constitution is any type of discrimination, including based on caste as well as gender, creed, etc. दलित राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकता है, ये संविधान की देन है. दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता, ये हिंदुत्व की देन है. The caste census was used by the political parties for their narrow political gains. This will encourage the caste mobilization in the country. Before I ending this debate, I want to say some lines. पूछते हैं जो जात कागजों पर, कि पूछते हैं जो जात कागजों पर, तभी हल ही समस्या का रह जाता है बस कागजों पर. Thank you so much. विषय के पक्ष में बोलने के लिए अगले प्रतिभागी कोड नंबर 1, कूट संख्या 1, विषय के पक्ष में बोलने के लिए मंच पर आपके. सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन, सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम, निर्णायक गण को मेरा प्रणाम एवं समस्त श्रोता को मेरा नमस्कार. मैं निवेदन करती हूँ कि हमने 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया. हम भारतीय लोग भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए जन गण मन जैसी जीवित संकल्पना को रचते हैं, भारत बन जाते हैं. मैं अपने आज के टॉपिक जातीय जनगणना राष्ट्र हित में पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ. जातीय जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे देश के लिए. सन 1881 से लेकर 2011 तक तमाम परिस्थितियों के बावजूद हमेशा लगातार जनगणना हुई है, लेकिन सन 2021 की जनगणना अभी तक भी नहीं हो पाई है. पाकिस्तान की एक फेल्ड स्टेट के रूप में दर्शाने के लिए जो तर्क दिया जाता था, उसकी ओर सभा का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगी. महोदय, कहा जाता था कि पाकिस्तान में
जनगणना नियमित तौर पर नहीं हो पाती है, जिससे तय होता है कि पाकिस्तान की जो राज व्यवस्था है वह नियमित तौर पर संचालित नहीं हो पा रही है। तो 2021 की जनगणना अभी तक ना होने के बाद शायद हम अपने देश के लिए भी यही सोच रहे होंगे कि अभी तक जनगणना नहीं हुई है तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं कमज़ोर ही चल रहा होगा। बिल्कुल यह सवाल हमारे जहन में उठना भी चाहिए, क्योंकि जनगणना अभी तक नहीं हो रही। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ जनगणना ही नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में होनी चाहिए जातीय जनगणना। जातीय जनगणना होने के कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जातीय जनगणना से हम विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा के स्तर को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। और जातीय जनगणना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर हम विभिन्न जातियों को आरक्षण दे रहे हैं। विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण नीति दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर तय करना तो सरासर मूर्खता की ही बात है। हमें गौर फरमाना चाहिए और जातीय जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए। विभिन्न जातियों की गणना तो वनस्पति और प्राणियों के लिए भी होती है। और एक बार सोचिए, यह जनगणना केवल भारत में ही नहीं, यह गणना केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर होती है। सोचिए अगर ये गणना नहीं होती वनस्पति और प्राणियों की, तो क्या आज डायनासोर जैसी लुप्त प्रजाति के बारे में आज के दौर में हम जान पाते। और इसी के साथ विभिन्न संकटग्रस्त जातियों के बारे में जानकर तथा उन्हें बचाने के लिए क्या आज हम जो उपाय कर रहे हैं वो करने में सक्षम हो पाते। तो फिर हमें आज जो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है मनुष्य, तो उनके संबंध में जातीय जनगणना होने से हमें इतनी परेशानी क्यों है। क्यों मेरा विपक्ष बार बार इस पर अपना सवाल उठाता है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, पहले तो उनका पता चलेगा और कौन सी जातियां पिछड़ेपन का अभी तक शिकार है उनके बारे में हम जान सकेंगे। और जानेंगे तभी तो उनके लिए कोई सार्थक योजना लाकर, कोई प्रयास करके उन्हें अपने पिछड़ेपन से ऊपर उठा सकने में मदद मिलेगी। ज़रा सोचिए इस बात पर, अगर कारण ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि इनकी समस्या क्या है और उनके उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अंत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक सुंदर विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। विविधता में एकता तथा एकता का विविध रूपों में व्यक्तीकरण ही भारतीय संस्कृति का केंद्रस्थ विचार है। धन्यवाद। विषय के विपक्ष में बोलने के लिए अगले प्रतिभागी को आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति और आज़ादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और प्रबुद्ध श्रोतागण। आज मैं जातीय जनगणना राष्ट्रीय हित में है इस विषय के विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करने हेतु सभा में उपस्थित हुई हूँ। मान्यवर, जातीय जनगणना के आयोजन से जातीय व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी और इससे जाति की जड़ें और अधिक गहरी होंगी। इसी कारण शायद 2011 की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। मान्यवर, जातीय जनगणना के स्थान पर हम व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों की स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे हैं, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल है। मान्यवर, अपने तर्क को प्रस्तुत करने के लिए कविता की 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि जाति है कि जाति नहीं। जाति बोने वालों का बीज मंत्र तो यही रहा कि सांप गुड़ खाकर मरे और टूटे मेरी लाठी नहीं, जाति है कि जाति नहीं। मान्यवर, भारत में आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन विद्यमान है और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु महोदय, आप ही बताइए कि क्या यह केवल जाति से ही जुड़ा हुआ है। मान्यवर, जातियों की वास्तविक संख्या दर्ज करने मात्र से ही समावेशी विकास और नीति निर्माण को बल मिलने से संशय उत्पन्न होता है
उदाहरण के लिए मान्यवर बिहार में हुए यादव एवं कोयरियों के मध्य अंतरजातीय संघर्ष और राजस्थान में ब्राह्मण, जाट और गुजरों के मध्य हुए संघर्ष मेरे इस अनुमान पर मोहर लगाते हैं। मान्यवर, नेहरूवादी युग के पश्चात ओबीसी वर्ग राजनीतिक रूप से सशक्त हुआ, तो आप ही बताइए क्या जो जाति समृद्ध हुई है वो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वेच्छापूर्ण आरक्षण का त्याग नहीं करेगी? मान्यवर, मैं अपने विपक्षी वक्ताओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व, नागरिकों का प्रतिनिधित्व है? क्या जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों को जातीय जनगणना समाप्त कर पाएगी? उत्तर आता है नहीं। मान्यवर, फिर जातीय जनगणना से इस प्रभाव में क्या अंतर आ जाएगा? मान्यवर, जातीय जनगणना होने से यदि किसी जाति की संख्या कम होगी तो वो अपनी जाति की जनसंख्या बढ़ाने की होड़ कर सकते हैं। जाहिर है कि इसका सीधा प्रभाव परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ेगा। मान्यवर, मैं अपनी विपक्षी वक्ताओं की सर्वदा निंदा करती हूँ। जातीय जनगणना के समर्थकों को यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में जाति सत्ता, सुविधा और संसाधन की सामयिक वितरण के लिए एक सक्षम इकाई नहीं बन पाई है। मान्यवर, दुनिया भर में राजनीति की परिभाषा कुछ यूं दी जाती है कि राजनीति समस्या के समाधान का केंद्र है, परंतु हमारे भारत देश में राजनीति समस्या के समाधान का केंद्र नहीं अपितु वृहद उत्पादन का केंद्र है। यहाँ पर पहले समस्या को पैदा किया जाता है, फिर उसका समाधान किया जाता है, और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो समस्या उसे फिर से समस्या के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। मान्यवर, राजनीति में जाति की भूमिका किसी से छुपी नहीं है। भारत में राजनीति का जातीयकरण या जाति का राजनीतिकरण लोकतंत्र की एक विकट समस्या है, और जातीय जनगणना इस समस्या को हल करने के बजाय और उसे बढ़ावा देगी। मान्यवर, जातीय जनगणना के समर्थकों का यह कहना है कि जातीय जनगणना होने से लोगों की लोकतंत्र में हिस्सेदारी बढ़ेगी। मान्यवर, इसे स्वीकार भी किया जा सकता है, परंतु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि इससे जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ेगा और समाज का विघटन तय है। मान्यवर, भारत का लोकतंत्र आज इतना आगे पहुंच चुका है कि मुझे नहीं लगता कि जातिगत जनगणना जैसी कवायद करके उसे फिर से धकेलने की पीछे की जरूरत है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि जातिवाद की रोटी सेकी जाती है हर चूल्हे पर, मानवता को नष्ट कर दिया कुछ पाखंडी लोगों ने। जाति और धर्म की बातें करके लोगों को भड़काते हैं, हम लोग नासमझी करके बातों में आ जाते हैं। भारतीय है धर्म तुम्हारा, मानवता तुम्हारी जाति, अपनाओ सभी इन दोनों को, यही है संस्कृति हमारी, यही है संस्कृति हमारी। जय हिंद, जय भारत। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव वे मेरे युवा साथियों, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में अपना तर्क देना चाहूंगी। महोदय, विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर अपने राजनीतिक लाभ हेतु प्रयुक्त करते रहे, परंतु किसी भी सरकार ने इसे वास्तविक रूप में लागू करने का प्रयास नहीं किया। महोदय, इसी कारण 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। महोदय, केंद्र सरकार 2024 के चुनाव में अपनी संख्या 400 पार का नारा दिया था। केंद्र सरकार अपनी मनमानी से सत्ता चलाना चाहती है, जिससे पिछड़े वर्ग को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, एक तरीके से शोषण हो रहा है। केंद्र सरकार को अगर 400 पार सीट प्राप्त होती तो वह भारत संविधान अलग ही कर लेती, लेकिन 400 पार सीट प्राप्त नहीं हुई। जातिगत जनगणना से केंद्र सरकार के मतदाताओं में कमी आएगी, तो केंद्र सरकार नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से हिंदुत्व को खतरा मान रही है। महोदय, विपक्ष सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना कराई, जिसे केंद्र सरकार ने रद्द कर दी। महोदय, वर्तमान भारत में 25,000 लगभग जातियां बताई जा रही हैं, जिनका वर्तमान में जातिगत आरक्षण की वजह से देश में छोटे छोटे आंदोलन होते रहते हैं, जिससे देश को आर्थिक जानमाल की
हानि उठानी पड़ती है, देश की अर्थव्यवस्था में कमी आती है। महोदय, जातिगत जनगणना से सभी जातियों को समान आंकड़े में निर्धारित किए जाएंगे, जिससे सभी जातियों को पिछड़े वर्ग पर को मजबूत होने में सहायता मिलेगी और लोगों को पता चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है, हमें सरकार की नीतियों का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। महोदय, इसी प्रकार हम एक सफल लोकतंत्र की राह में आगे बढ़ेंगे तथा संविधान की आत्मा के अनुरूप समानता के सिद्धांत को बल देंगे। महोदय, मैं एक कवित्री के अनुसार लिखना चाहती हूँ कि देश तुम हर बार रक्षा बजट बढ़ाते रहे, देश तुम हर बार रक्षा बजट बढ़ाते रहे, नई नई तकनीक बनाते रहे और हम सीवर में मारे जाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो। जाति की बलि ना चढ़ाओ, हेलो। जाति की बलि ना चढ़ाओ यूं मासूमों को, थोड़ी तो इज्जत दो खुदा के बनाए इस कायनात को। जब ऊपर वाले ने फर्क ना किया इंसानों में, तो तुम कौन हो इंसानियत को जाति के रंग में रंगाने को, तो तुम कौन हो इंसानियत को जाति के रंग में रंगाने को। सम्मानित मंच, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज जाति जनगणना के विवाद विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जाति जनगणना से बढ़ेगा द्वेष्य। जाति जनगणना के समकालीन पक्षकारों के तर्कों की विवेचना करते हैं, साथ ही इन तर्कों के आलोक में ऐसी जनगणना को अनुचित करार देने का पक्ष भी स्पष्ट होता रहेगा। महोदय, पहले तर्क के रूप में यह कहा जा रहा है कि जाति सांख्यिकी व आंकड़े पिछड़े जातियों की पहचान एवं परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय और सामाजिक कार्यवाही को बल देंगे। ऐसा कहना जाति जनगणना की चुनौतियों और जाति जनगणना की परिस्थितियों को नहीं समझता है। जैसे कि कई समाजशास्त्री मानते हैं कि जाति की कोई नियमित परिभाषा नहीं होती है और नहीं है कोई लिंग, आयु, शिक्षा जैसी वस्तुनिष्ठ महत्ता में बांधी जा सकती है, तो फिर व्यक्ति को जाति के आधार पर गिना जाना चाहिए या फिर शैक्षणिक आर्थिक आधार पर। महोदय, इस तथ्य को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में अधिकांशतः सामाजिक पिछड़ापन जाति से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ जाति से ही जुड़ा हुआ है? महोदय, मेरे पक्षी मित्रों की बात मानकर अगर हम जाति संख्या एवं जनसंख्या में दर्ज करें तो क्या इससे लाभ होगा? क्या वाकई में जाति संख्या उल्लेखित कर देने से समावेशी विकास और नीति निर्माण को बल मिलेगा? नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जैसे राजकीय कल्याण कार्यों को प्रयासों को जाति के आधार पर बांट दिया जाए या फिर शैक्षणिक आरक्षण के वर्गीकृत बलों को हजारों हिस्सों में विखंडित कर दिया जाए। मेरे पक्षी मित्रों का कहना है कि हम जाति जनगणना करवा के समानता की राह पर बढ़ेंगे, लेकिन क्या इससे अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा और अंतहीन सामाजिक संघर्ष नहीं बढ़ेगा? महोदय, उदाहरण के लिए बिहार के यादव और कोयरों की अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा किस तरह से रूप ले सकती है, इसका कहीं अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता है। महोदय, नेहरूवादी भारत भूमि सुधार और हरित क्रांति के बाद ओबीसी में कई जातियां राजनीतिक तौर पर सशक्त हुई है, वो आज सत्ता के केंद्र में है। अब बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और बिहार के जनता दल के राजनेता जो जाति जनगणना के पक्षधर है, उन वे बहुत हद तक समृद्ध हो चुके यादव और कोयरों को स्व इच्छा पूर्वक आरक्षण का त्याग करके वह नागरिकों को प्रेरित करने की कोशिश करेंगे को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आहार, आवास जैसे मूलभूतों पर कलम निरंतर की मार झेल रहे हैं। क्या संचालित व्यवस्था को ठीक करने की बजाय जाति का संघर्ष बढ़ाना क्या उचित है? क्या मेरे पक्षी मित्रों को यह भी ख्याल नहीं कि जाति सत्ता, सुविधा, संप्रदाय में एक भी प्रतिशत बढ़ोतरी हो पाई? नहीं। मंत्रिमंडल में जातीय संख्या में मंत्रियों का प्रतिनिधित्व क्या नागरिकों का प्रतिनिधित्व है? नहीं। तो फिर इस जाति जनगणना करवा के इस प्रभाव में क्या अंतर आ जाएगा? महोदय, मैं जाति जनगणना से आगे की राह देना चाहूंगी कि जाति जनगणना जहां नागरिकों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह किसी में भी अंतर में प्रभाव ना करके वह सार्वभौमिक बोध से जुड़ जाए, और ऐसी ही जाति जनगणना नागरिकों को समूहीकरण करने को उकसाती है। जय हिंद, जय भारत। विषय के पक्ष। घर सजाने का तसव्वुर रखते हो, घर सजाने का तसव्वुर रखते हो तो आइए इस घर की मजबूत नींव रखी जाए। माँ सरस्वती के प्रांगण में खड़ी मैं क्रम संख्या 7
नमन करती हूँ सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण और निर्णायक मंडल। मैं सदन के विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। मान्यवर, जब मैं इस विषय पर मनन करती हूँ तो मेरे सामने मुख्यतः 3 पहलू आते हैं। पहला, जाति से यहाँ क्या आशय है, जातिगत जनगणना क्या है और ये देश हित में कैसे हो सकती है। जाति पौराणिक काल से ही हमारे समाज को हम साथ साथ है क्या आदर्श दिए हुए पुश्तैनी कार्यों के आधार पर सामाजिक पहचान का आधार बनी। अर्थात किसी भी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सभी समस्याएं कहीं ना कहीं जाति से जुड़ी है। जनगणना का सीधा सा अर्थ है किसी भी व्यक्ति की योजनाओं और नीतियों के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करना। परंतु अब तक जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नज़रअंदाज किया गया है। जी हाँ मान्यवर, मैं जातिगत जनगणना की बात कर रही हूँ। मुझे याद आते हैं संत विनोबा भावे, जिन्होंने देश के मानचित्र को जोड़ने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ा। ये 1931 में ही था जब पहली और आखिरी बार जातीय जनगणना हुई। उसके बाद जातियों पर चर्चाएं तो खूब हुई, परंतु आंकड़े दबा दिए गए, जिसका परिणाम निकला दलित अधिकार आंदोलन, सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन, खेरलौंजी हत्याकांड, ओबीसी आरक्षण आंदोलन और न जाने क्या क्या। क्यों? आखिर क्यों? क्या हम सच सामने आने से डरते हैं? मान्यवर, जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता वह भविष्य के अंधेरे में खो जाता है। जातिगत जनगणना वर्तमान की आवश्यकता ही नहीं अपितु ऐतिहासिक भूलों का सुधार भी होगा। यह फैंसी नारों से हटकर जमीनी हकीकत दिखाती है। मेरे विपक्षी साथी जो समानता की ताल ठोक रहे हैं, मैं उनसे सीधा प्रश्न करना चाहूंगी, समानता कितनी सच्ची है, इसे सिद्ध करने के लिए क्या कोई आंकड़े उपस्थित हैं? यह प्रक्रिया जो समाज की तस्वीर है, इससे जाति को हटाना ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार फेयरनेस फिल्टर लगाकर तस्वीर लेना। बिना इन आंकड़ों के नीतियां बनाना भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना नज़र के चश्मे के किताब पढ़ने की कोशिश करना। क्या हम ब्लर पिक्चर्स के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें हमारे भविष्य का बैकग्राउंड भी धुंधला देखना पसंद है? वे कहते हैं हम जातिवाद खत्म करेंगे, और अगले ही दिन मंच पर आकर अपनी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। यदि जातिवाद खत्म हो ही चुका है तो जातिगत भेदभाव क्यों जिंदा है, और यदि यह जिंदा है तो इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं की जानी चाहिए? कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि यह समाज को तोड़ देगा, परंतु यह कार्य जातिगत भेदभाव और शिक्षा की कमी ने पहले ही कर दिया है। मेरे विपक्षी साथी या तो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यह समाज का वह चश्मा है जिसे पहनने पर समाज की तस्वीर साफ दिखाई देती है। भेदभावों और असमानताओं की ईर्ष्या ने पहले भी अंग्रेजों की रूल एंड डिवाइड नीति को सफल बनाया है। आज यही नीतियां सामाजिक मुद्दों में खेली जाती है। आज यही नीतियां राजनीतिक मुद्दों में खेली जाती हैं। वे कहते हैं हमने पिछड़े वर्गों का उत्थान किया, परंतु पिछड़ा है कौन यह अभी तक अनिश्चित है। क्रीमी लेयर की तो बात ही छोड़ दीजिए साहब। यदि पता चला कि कौन पिछड़ा है और कौन संपन्न, तो सारी बहसें ही समाप्त हो जाएंगी। यह आंकड़े जातिवाद, वन साइज फिट ऑल पॉलिसी और वोट बैंक जैसी सभी कूटनीतियों का खंडन करते हैं। यदि आप अभी भी संकोच रखते हैं तो याद कीजिए जलता हुआ मणिपुर, जालोर त्रासदी, मराठा पटेल आंदोलन की गूंज, हरियाणा का नुआ विवाद, SC OBC का कम प्रतिनिधित्व और सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण समीक्षा की जरूरत, ये सभी वही हाल ही में घटित घटनाएं हैं जो मांग करती है केवल एक जातिगत जनगणना की। आंकड़े जो सरल, सटीक और सत्य पर आधारित हो। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि यह सामाजिक तनाव बढ़ा देगा, परंतु मैं उन्हें जरूर US, जापान, ब्राजील जैसे विकसित देशों की कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसीज, नॉर्डिक मॉडल एंड रिकॉन्सिलिएशन मॉडल के बारे में जानकारी रखने की जरूर सलाह दूंगी। इन देशों ने अपने आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किया है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, जब मथा जाए दही तो उद्देश्य नवनीत होना चाहिए। तर्क वितर्क का सही उद्देश्य सारगर्भित संदेश होना चाहिए। जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद। विषय के विपक्ष में बोलने के लिए अगले प्रतिभागी कोड नंबर 9। Respected Chairperson, Honorable Judges and my dear audience, good afternoon to all of you. Today I stand here to express my strong opposition to the idea of conducting a caste-based census. India is a land of diversity.
We believe in unity despite differences in language, religion, and caste. But if we highlight caste through an official census, are we truly working towards unity, or are we making more divisions? I believe a caste system will harm our society more than it will help. If we conduct a caste-based census, then our society will believe that it's divided into different categories. If we done a caste-based census, we are reminding people that caste is the most important part of their identity. It reinforces the idea that caste defines us rather than our knowledge, our quality, our education. Our goal should make a society which is casteless. If we done a caste-based census, different caste groups may start demanding a bigger share in government policies like reservation, scholarships, and jobs. This may surely create conflicts between the different communities, which is destructive in nature. Can you give me a surety that the data collected by caste-based census will not be misused? It will surely be misused by political parties for creating their vote banks. Even when now caste-based censuses are avoided, still politicians use caste as their vote banks. Then if we provide them a collected data, how can you assure that it will not be happen again? India has thousands of castes and subcastes. Conducting a caste-based census is not as easy as it sounds. How will classify people on the basis of caste, and what about the intercaste people? Let's remember that India has stopped conducting caste-based census after 1932 because leaders believe it will deepen the divisions in our society rather than uniting us. Instead of bringing that practice, we should focus on the policies that unite us and treat us everyone as equals. Gandhiji promoted a casteless society and believed that such enumerations will harm our societal harmony. Gandhiji considered caste system in India as that hidden iceberg of the ocean that leads to the sinking of a massive ship Titanic, and described that this caste named iceberg will surely destroy our societal peace. Different countries like United Nations and Brazil collect data on inequality, but they do not focus on dividing people on the basis of their identity, and the result is in front of us. They are developing at a very fast rate. Similar debates exist all over the world, like France prohibits collecting data on the basis of race and ethnicity and to uphold secularism. Caste is a reality of Indian society, one that has shaped our history, politics, and social economic lives of millions. But the question is, should we in the 21st century continue to emphasize this construct through a caste-based system? Let us remember the Bhimrao Ambedkar's words. Caste is a notion, it is just a state of mind. Previously, we all are known by different names, like Brahmins, Kshatriyas, Shudras, etc. But then a term came which united us, and that is Hindu. We all call our motherland, India, as Bharat Mata. Have you ever heard that children of a same mother are of different caste? We have a single caste, and that is Hinduism. We have one, we are India, and we are Hindu. We should proud to be Hindus. Collecting data on Hinduism can surely provide us the correct data to develop our country as whole. We have that we are develop a country through sections. It can surely provide benefits, but the harm it will cause will unimaginable. So I believe that it will cause more harm than it will benefit. Thank you so much. भारत का सूर्य उदय, नव संकल्प, नव नवाचार चाहिए। युवा भारत का बेहतर भविष्य यही है। जातीय जनगणना का प्रावधान चाहिए, जातीय जनगणना का प्रावधान चाहिए। शुरू
खुदा के नाम से जो दिलों का हाल खूब जानता है। परम सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष निर्णायक मंडल, सदन की समिति में हाथ लहराते हुए मैं अपनी तकदीर का आगाज इंसान की पैदाइश से करना चाहूँगी। महोदय, हमारी पहचान जब जाति के नाम से है, जब हम स्कूल में जाति लिख सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म में जाति भर सकते हैं, सरनेम के आगे जाति लगा सकते हैं, हमें हमारा हक जाति के नाम पर मिलता हो, तो फिर जातीय जनगणना से राष्ट्र का हित कैसे हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, सोचिए, क्या हम वास्तव में इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आज भी इस देश में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी पहचान, सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए कि देश के विभिन्न हिस्सों में किस वर्ग के लोग किस प्रकार की शोषण की स्थिति में जी रहे हैं? जाति जनगणना से असल में हमें यह पता चलेगा कि समाज के किन हिस्सों में अभी तक सामाजिक न्याय की पहुंच नहीं हुई है। मेरा आज का गुस्सा उन हुक्मरानों के नाम जो जातियों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मेरा आज का विवाद उस आह के नाम जिनको आधार ना मिला। मेरी आज की आवाज़ उन जख्मों के लिए, बेसहारा यतीमों के लिए। मेरी आज की आवाज़ भेदभाव सहने वालों के लिए। मेरी आज की आवाज़ सशक्तिकरण के लिए। मेरी आज की आवाज़ समानता के लिए। एक आस ऐसी जनगणना की उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिसमें कोई जुल्म ना हो, जिसमें जीना कोई जुर्म ना हो। एक आस ऐसी जनगणना की जिससे राष्ट्र विकास में कोई रोड़ा ना हो, पिछले वर्ग को कोई फोड़ा ना हो, सभी जातियों का सम्मान हो, देश का उत्थान हो। अध्यक्ष महोदय, भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। हम सबको पता है, तो फिर जातीय जनगणना करवाने में आखिर समस्या क्या है? महोदय, जातीय जनगणना करवाने से तो पिछड़ों को न्याय मिलेगा, गरीबों को सम्मान मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, जन जन को पहचान मिलेगी, समानता के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, आरक्षण की प्रक्रिया में सुधार होगा, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को बराबर आरक्षण के साथ हमारे सामने वे तथ्य आएंगे कि समाज के संसाधनों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तबकों तक पहुंचेगा जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जाति जनगणना तो हमें जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी समस्याओं से अवगत करवाती है, जो समाज के साथ साथ राष्ट्र के हित में भी हो गया। महोदय, जाति जनगणना के आंकड़े वो हथियार होंगे जिनसे हम सत्ता के गलियारों में गूंजती शोषण की आवाज़ को सुन पाएंगे। ये वो दस्तावेज होगा जो शोषण के किले को ढहा सकता है। जब तक हम सही आंकड़े नहीं जानते तब तक हम सही नीतियाँ कैसे बना सकते हैं? जाति जनगणना वो रोशनी है जो इस अंधेरे कोने को उजागर करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्षी मित्रों की राष्ट्रवाद, एकता, अखंडता, संप्रभुता, छुआछूत जैसी बातों ने सदन का दिल तो जीत लिया, लेकिन इनके दिल में क्या है यह तो यही जाने। इनके तर्क सुनकर सिर्फ यही लगता है ये वही लोग हैं जो करते कुछ है, बोलते कुछ है और सुनते कुछ और है। जाति जनगणना से मेरे प्रत्येक पक्षी मित्र स्वयं से ये अभिप्राय न जोड़े कि इससे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा मंडराएगा, देश में जातिवाद फैल जाएगा, भारतीय संविधान का गला घुटेगा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में जातीय जनगणना का प्रावधान दिया गया है। वहीं कानून भी कहता है कि जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ। मेरे प्रतिपक्ष से मित्रों को षड्यंत्र लग रहा है। नहीं, ये षड्यंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। जब बिहार में जाति जनगणना हो सकती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड में जाति जनगणना हो सकती है, तो फिर जातीय जनगणना राष्ट्र हित में क्यों नहीं हो सकती? मान्यवर, ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज़ादी के अमृत काल के बाद पहली बार अनुसूचित जाति का वर्गीकरण जाति के नाम पर हुआ, जिनसे उनको उनका हक मिला। फिर वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे भी जाति जनगणना को सही मानते हैं। वहीं सेंसस कमिश्नर है डॉक्टर विजयानुत्री के अनुसार जो जाति जनगणना कराने का तंत्र है वो पूरी तरह सक्षम है। अंत में प्रबुद्ध सदन से आह्वान करना चाहूँगी, आओ भारत में जातीय जनगणना पर मोहर लगाते हैं, आओ भारत में जातीय जनगणना पर मोहर लगाते हैं। चलो मिलकर भारत का भविष्य उज्जवल बनाते हैं, चलो मिलकर भारत का भविष्य उज्जवल बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।